भारत के मानचित्र पर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो समय की रेत में कहीं खो गए हैं। वे नक्शे पर तो मौजूद होते हैं लेकिन विकास की मुख्य धारा से कटे हुए, जैसे किसी फॉरगॉटन युग के अवशेष। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बसा सूरजपुर ऐसा ही एक गांव था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी लेकिन किस्मत बंजर। यहाँ के लोग मेहनती थे लेकिन अवसरों से वंचित। सूरजपुर की कहानी केवल गरीबी की नहीं थी बल्कि एक ऐसे विश्वासघात की थी जिसने पीढ़ियों को अंधेरे में धकेल दिया था। इसी सूरजपुर की नीति बदलने के लिए जब आर्यन वर्मा नामक एक युवा आईएएस प्रोबेशन कदम रखता है तो उसे नहीं पता होता कि वह केवल एक गांव नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी की तरह फैली हुई मानसिकता और भ्रष्टाचार के जाल से लड़ने जा रहा है। उसके पास समय कम था, केवल 1 वर्ष, और लक्ष्य बड़ा था, शिक्षा, स्वच्छता और डिजिटल क्रांति। यह कहानी है उस 1 वर्ष की जब एक नौजवान अधिकारी की जिद ने पत्थर दिलों को पिघलाया और एक मरे हुए गांव में सांसें फूंक दी। जून की तपती दोपहर थी, सूरज सिर पर सवार था और सड़कें तवे की तरह गर्म लग रही थीं। जीप की धूल भरी सवारी के बाद आर्यन वर्मा जब सूरजपुर की मिट्टी पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहा हो। उसकी वर्दी नई थी, बूट चमकदार थे, लेकिन सामने खड़ा दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटा हुआ आर्च था जिस पर लिखा था स्वागतम, लेकिन तका अक्षर गिर चुका था। सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर लगे थे, मक्खियों का शोर इंजन की आवाज को भी दबा रहा था। आर्यन ने अपनी जीप रोकी। ड्राइवर रामू काका, जो पिछले साल से जिले में गाड़ियां चला रहे थे, ने पीछे मुड़कर कहा, साहब यहाँ उतरना ठीक नहीं होगा, धूल बहुत है, सीधे सरपंच के घर चलते हैं। आर्यन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, रामू काका, धूल से मैं नहीं डरता, मैं यहीं उतरूंगा। मुझे इस गांव की बदबू और इसकी खुशबू दोनों को पहले दिन ही सूंघना है। वह जीप से बाहर निकला। कुछ दूर पर बच्चे नंगे पैर खेल रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना हुआ। आर्यन के जूतों की आवाज सुनकर वे रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई शिकारी आ गया हो। आर्यन ने झुककर एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बच्चा पीछे हट गया। डरो मत, आर्यन ने कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस भाग गया। आर्यन खड़ा रहा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दाहिनी ओर एक प्राथमिक विद्यालय था। उसका गेट जंग लगे ताले से बंद था। गेट के ऊपर लगी सरकारी प्लेट टेढ़ी लटकी हुई थी। आर्यन वहाँ बढ़ा। उसने खिड़की से अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। बेंचेस पर बोरे रखे थे और कोने में कुछ आलू के बोरे सड़े हुए लग रहे थे। स्कूल अनाज का गोदाम बन चुका था। आर्यन के चेहरे पर मांसपेशियां तन गईं। यह वह पहला संकेत था जो उसे बता रहा था कि यहाँ व्यवस्था का पतन केवल लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, कौन है बे? सरकारी स्कूल में बिना इजाजत कैसे घुस रहे हो? आर्यन पलटा। सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और गले में मोटी सोने की चेन थी। उसके हाथ में एक लाठी थी। यह ठाकुर बलवंत सिंह थे, सूरजपुर के सरपंच और दबंग। उनके पीछे 4-5 गुंडेनुमा लोग खड़े थे। आर्यन ने शांति से अपना आई कार्ड निकाला और आगे बढ़ाया। मैं आर्यन वर्मा, आईएएस प्रोबेशन, प्रशासनिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में मैं अगले 1 साल तक इस गांव में रहूंगा और इसका विकास करूंगा। ठाकुर बलवंत सिंह ने कार्ड की ओर देखा, फिर आर्यन की आंखों में। उनकी आंखों में उपहास था। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, आईएएस बच्चे लग रहे हो, स्कूल खेलने आए हो क्या? यहाँ का स्कूल बंद है साहब। बच्चों को पढ़ाई से क्या मिलेगा? खेत में हाथ बंटाने से पेट भरेगा, शिक्षा से भविष्य बनता है। ठाकुर साहब, आर्यन ने दृढ़ता से कहा, और यह स्कूल मार्च से खुलेगा। बलवंत सिंह की हंसी रुक गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने लाठी जमीन पर पटकी। कल इस गांव में सूरज नहीं निकलेगा अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना कुछ खोलने की कोशिश की। यह गांव मेरी जागीर है, दिल्ली से कोई भी आए, यहाँ का राज वही चलेगा। आर्यन ने झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे मुट्ठी में भींच लिया। राज कानून का चलता है ठाकुर साहब, और कानून अब मैं हूँ। वह वहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन उसे पीछे से आती धमकी साफ सुनाई दी, देख लेंगे साहब, कच्चे हैं, पक जाएंगे। आर्यन उस रात गांव के ही एक टूटे हुए सरकारी गेस्ट हाउस में रुका। बिजली नहीं थी, मच्छरदानी के बाहर मच्छरों का हमला था। उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, दिन 1, लक्ष्य 365 दिन, बाधाएं अनगिनत, लेकिन हौसला अटल। सूरजपुर को सचमुच सूरज की रोशनी दिखानी होगी। उस रात आर्यन
आर्यन को नींद नहीं आई। बाहर हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। उसे लगा जैसे गांव की दीवारें उससे बात कर रही हैं, उसे चेतावनी दे रही हैं। यह केवल एक पोस्टिंग नहीं थी, यह एक युद्ध था। अगली सुबह आर्यन ने गांव का मुआयना शुरू किया। उसके साथ केवल रामू काका थे। आर्यन ने तय किया था कि वह किसी भी पुलिस बल का सहारा नहीं लेगा। उसे गांव वालों का भरोसा जीतना था, डर नहीं। सबसे पहला मुद्दा था स्वच्छता। गांव के बीचों बीच एक तालाब था जो अब कचरे का ढेर बन चुका था। उससे बदबू आ रही थी और मच्छर पैदा हो रहे थे। वहाँ कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। आर्यन उनके पास गया। दीदी, इस पानी में कपड़े धोने से बीमारी होती है, आर्यन ने कहा। एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम सावित्री था ने कड़वे स्वर में कहा, बाबूजी, हम क्या करें? नल का पानी महीनों से नहीं आया। यह ही तो बचा है, पानी आएगा, आर्यन ने वादा किया। लेकिन पहले हमें इस तालाब को साफ करना होगा और शौचालय बनवाने होंगे। खुले में शौच करना बंद करना होगा। सावित्री हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। शौचालय? हमारे पास जमीन कहाँ है साहब? और जो जमीन है वो ठाकुर की है। अगर हमने वहाँ कुछ बनाया तो वो हमें कुचल देंगे। पिछली बार जब पिछली सरकार की योजना आई थी तो सारा पैसा सरपंच खा गया। हमें केवल गड्ढे खोदने को मिला, पक्का शौचालय नहीं। आर्यन को समझ आ गया, यहाँ समस्या सुविधाओं की नहीं, विश्वास की थी। लोगों को लगता था कि सरकार का हर योजना एक ठगई है। दोपहर तक आर्यन ने गांव के स्कूल के टीचर मास्टर जी को ढूंढ निकाला। मास्टर जी एक बूढ़े आदमी थे जो स्कूल के पास ही एक झोपड़ी में रहते थे। जब आर्यन उनके पास पहुंचा तो वे चारपाई पर लेटे अखबार पढ़ रहे थे। मास्टर जी, आर्यन ने आदर से कहा। मास्टर जी ने चश्मा ठीक किया। अरे वही नए साहब, सुना है तुमने ठाकुर से पंगा लिया है। मैंने पंगा नहीं लिया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। स्कूल कल से खुलेगा। मास्टर जी ने अखबार नीचे रखा। साहब, जोश अच्छा है पर यहाँ का सच कुछ और है। बच्चे आते नहीं हैं क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें मजदूरी पर भेजते हैं, और अगर वे आए भी तो पढ़ाएंगे कौन? मैं अकेला हूँ। दूसरे दो टीचर शहर में रहते हैं, नाम हाजिरी लगवाते हैं और चले जाते हैं। उन दो टीचरों को वापस बुलाया जाएगा, आर्यन ने कहा। और बच्चों को आने के लिए हमें उनके माँ बाप को समझाना होगा। कैसे? मास्टर जी ने स्केप्टिकली पूछा। शाम को पंचायत बैठक होगी, मैं सबको बुला रहा हूँ। शाम को पंचायत भवन के बाहर भीड़ जमा हुई, लेकिन भीड़ में उत्सुकता कम और गुस्सा ज्यादा था। ठाकुर बलवंत सिंह भी वहाँ आए, अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। आर्यन ने मंच संभाला। भाइयों और बहनों, आर्यन की आवाज माइक में गूंजी। मैं यहाँ आपका मालिक बनने नहीं, आपका सेवक बनने आया हूँ। मेरे पास 1 साल का समय है। मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद जब मैं जाऊँ तो यह गांव नहीं पहचाना जाए। भीड़ में से एक आवाज आई, बातें तो सब करते हैं साहब, काम कौन दिखाता है? आर्यन ने भीड़ में उस आदमी को देखा। नाम बताइए। रामू। रामू भाई, आप क्या चाहते हैं? सड़क, बारिश में कीचड़ हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सड़क बनेगी, आर्यन ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि स्कूल के बच्चे रोज आएंगे और हर घर में शौचालय बनेगा। ठाकुर बलवंत सिंह खड़े हुए। साहब, आप हद कर रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, इन्हें आपने क्या समझा दिया? शौचालय बनवाने के पैसे किसके पास हैं? सरकारी योजना का पैसा तो आप ही खा जाओगे। यह आरोप गंभीर था। आर्यन जानता था कि यह गांव के लोगों के मन में बैठा हुआ डर है। आर्यन ने जेब से एक कागज निकाला। यह पिछले 3 साल की योजनाओं का ब्यौरा है। इसमें दिखाया गया है कि 50 शौचालय बने, लेकिन ग्राउंड पर 0 हैं। पैसा कहाँ गया? यह जांच का विषय है, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस बार का हर पैसा पारदर्शी होगा। हम सोशल ऑडिट करेंगे, गांव के ही लोग हिसाब रखेंगे। ठाकुर बलवंत सिंह गुस्से से लाल हो गए। यह नहीं होने देंगे हम, कानून होने देगा, आर्यन ने कड़के से कहा। अगर किसी को आपत्ति है तो वह थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। बैठक हंगामे के साथ खत्म हुई। लोग डरे हुए थे, उन्हें लगा था कि अब ठाकुर साहब इनका जीना हराम कर देंगे। आर्यन अकेला खड़ा रहा। उसे पता था कि उसने आज एक लकीर खींच दी है, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। रात को जब आर्यन गेस्ट हाउस लौटा तो उसने देखा कि गेस्ट हाउस के बाहर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वापस चले जाओ। आर्यन ने उसे देखा,
मुस्कुराया और अंदर चला गया। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसने सही नस पर हाथ रखा है। डर तभी आता है जब सामने वाला कमजोर पड़ने लगता है। एक सप्ताह बीत गया। स्कूल खोलने का दिन आया। आर्यन ने खुद स्कूल की सफाई करवाई। स्थानीय युवाओं की एक टीम बनाई गई थी। जब ताला टूटा और दरवाजे खुले तो अंदर से सड़ी हुई बदबू आई। मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। आर्यन ने बाल्टी और झाड़ू उठाया। चलो साफ करते हैं। कुछ युवा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने भी हाथ बटाया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्कूल साफ हो गया। दीवारों पर पेंट किया गया। शिक्षा ही शक्ति है लिखा गया। अगली सुबह घंटी बजी। मास्टर जी खड़े थे। आर्यन इंतजार कर रहा था। एक बच्चा आया, फिर 2, फिर 5। 10 बजे तक केवल 15 बच्चे आए। पूरे गांव में 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने की उम्र के थे। आर्यन निराश नहीं हुआ। उसने दोपहर में उन बच्चों के घर जाने का फैसला किया। वह रामू काका के साथ साइकिल पर निकल पड़ा। पहले घर में वह गया जहां से सावित्री का पोता आया था। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। दीदी, बच्चा क्यों नहीं आया? साहब, खेत में काम है, उसका बाप बीमार है। बच्चे की उम्र स्कूल जाने की है, मजदूरी करने की नहीं। कानूनन यह गलत है। कानून हमारे पेट नहीं भरता साहब। सावित्री ने आंखें नीची कर ली। आर्यन ने जेब से 500 रुपए निकाले। यह लीजिए, 1 महीने का राशन, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा रोज स्कूल आएगा और अगर वह पढ़ाई में अच्छा करेगा तो आगे की मदद भी होगी। सावित्री ने पैसे लेने से मना कर दिया। हम भीख नहीं मांगते साहब, यह भीख नहीं, निवेश है। आर्यन ने कहा, आपके बेटे पर निवेश। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे ले लिए। कल से जाएगा। ऐसे ही आर्यन ने 50 घरों का चक्कर लगाया। कुछ जगह उसे धमकियां मिली, कुछ जगह पत्थर, लेकिन 30 घरों में उसने उम्मीद जगा दी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 2 अन्य टीचर जो शहर में रहते थे, उन्हें आर्यन ने नोटिस भेजा था कि वे तुरंत गांव ज्वाइनिंग करें। उनमें से एक रमेश बाबू गांव आया। वह नशे की हालत में था। साहब, यहाँ क्या रखा है? हम तो वैसे भी सैलरी ले रहे हैं, रमेश बाबू ने बेहयाई से कहा। आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा। आपकी सैलरी इस गांव के बच्चों के भविष्य के पैसे से कटती है। अगर आप पढ़ाने नहीं आए तो सस्पेंड हो जाएंगे और मैं पर्सनली केस करूंगा। रमेश बाबू डर गया। उसने अगले दिन से आना शुरू किया, लेकिन मन लगाकर नहीं। आर्यन को पता था कि केवल उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। उसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी थी। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं को वॉलंटियर टीचर बनाया। शाम को स्कूल में अतिरिक्त क्लास शुरू हुई। वहाँ कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी दी जाने लगी। हालांकि कंप्यूटर केवल 2 थे जो आर्यन अपने साथ लाया था। 1 महीने बीत गया। बच्चों की संख्या 80 तक पहुंच गई थी, लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि आर्यन बच्चों को शहर ले जाकर बेच देगा, कि स्कूल में जादू टोना होता है। एक दिन जब आर्यन स्कूल में था, भीड़ जमा हो गई। महिलाएं चिल्ला रही थीं, हमारे बच्चे वापस करो। आर्यन बाहर निकला। क्या हुआ? हमने सुना है तुम बच्चों का धर्म बदल रहे हो, एक औरत चिल्लाई। आर्यन समझ गया कि यह ठाकुर की साजिश है। उसने भीड़ को शांत किया। किसने कहा? यह भीड़ चुप रही। अगर किसी को शक है तो कल सुबह 10 बजे स्कूल में आए। हम खुली क्लास लगाएंगे। आप सब देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगले दिन आर्यन ने क्लास में सामान्य गणित और हिंदी पढ़ाई। उसने बच्चों से कहा कि वे जो सीखें वो अपने माँ बाप को सुनाएं। जब बच्चों ने अपने माँ बाप को पढ़कर सुनाया तो अफवाह का बुलबुला फूट गया। माँ बाप के चेहरे पर गर्व था, लेकिन इस जीत के पीछे एक रहस्य छिपा था। आर्यन को लग रहा था कि ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्हें किसी बड़े हथियार की तलाश थी और वह हथियार था गांव की जमीन का विवाद। शिक्षा के बाद दूसरा बड़ा लक्ष्य था स्वच्छता। गांव में खुले में शौच की प्रथा सदियों पुरानी थी। इसे बदलना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। आर्यन ने स्वच्छ सूरजपुर अभियान शुरू किया। सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत फंड्स अवेलेबल थे, लेकिन पिछले सालों में उनका दुरुपयोग हुआ था। आर्यन ने सीधे जिलाधिकारी डीएम से संपर्क किया और फंड्स की सीधी निगरानी की मांग की। डीएम शर्मा, जो आर्यन के मेंटर थे, ने सहमति दे दी। शौचालय बनने शुरू हुए, लेकिन जैसे ही कुछ घरों में शौचालय बने, ठाकुर बलवंत सिंह ने एक नया पेंच कसा। उन्होंने गांव के पुजारी को उकसाया। अगले दिन सुबह आर्यन को पता चला कि गांव के मंदिर के पास जो जमीन थी जहां कई शौचालय बनने वाले थे, वहां लोग काम नहीं कर रहे हैं। आर्यन वहां पहुंचा। भीड़ जमा थी। पुजारी जी खड़े थे। साहब, यह जमीन देवता की है, यहाँ खुदाई करना पाप है। अगर किसी ने खुदाई की
तो देवता क्रोधित होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।